हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले दो वीडियोस के अंदर मैंने पास्ट बर्थ चार्ट के ऊपर काफी कुछ डिस्कस कर लिया। आज मैं तीन प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के चार्ट्स के ऊपर लगा के आपको दिखाऊंगा। एक सवाल था कि धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा जी दोनों की कुंडली जो है सेम लगन से आती है, मगर एक को मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बताता हूं और एक को मैं कहता हूं बिजनेसमैन। तो वो दोनों अंतर को भी हम एक पास्ट बर्थ चार्ट से समझ लेंगे। साथ ही साथ ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों कुछ लोग जो हैं पहले से अपनी उस दिशा में चले जाते हैं जहां उन्हें जाना होता है और कुछ लोगों को वो दिशा बाद में मिलती है। इसके लिए मैं साथ ही साथ जो चार्ट यूज करूंगा वो होगा अमिताभ बच्चन जी का। तो हो जाइए तैयार कि कैसे पूर्व जन्म और इस जन्म को हम कनेक्ट करते हैं और कैसे चीजों को देखते हैं। बहुत ज्यादा कुछ समझाने का नहीं, सीधे से तीन लॉजिक ही याद रखना। एक वो जिसकी दशा शुरू हुई मिली हमें, दूसरा वो जो हमें इस जन्म में लग्नेश मिला, तीसरा वो जो कि हमें स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट मिला। इसके बाद अगर लगन के साथ कोई प्लेनेट कनेक्ट है तो वो किस तरह से कनेक्ट है ये चीजें देखनी होती हैं, या फिर पास्ट बर्थ में कोई ग्रह उच्च का था या नीच का था, या इस बर्थ में कोई ग्रह उच्च या नीच हो रहा है उसको देखना होता है। इतनी चीजों को बस आज समझेंगे और पूरी तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो कुंडली आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं वो है श्री धीरूभाई अंबानी जी की कुंडली। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लें नक्षत्र कौन सा आया, मूला, मतलब लॉर्ड कौन हो गए, केतु। इसी नक्षत्र के अंदर एक ग्रह बैठे हैं जो कि है सूर्य। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्लेनेट मिलेंगे, एक केतु, दूसरा सूर्य। इसके बाद हम चले स्ट्रेंथ में, तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट कौन है, वो है हमारे लिए मंगल। ये हो गए हमारे को इस जन्म में गिफ्टेड प्लैनेट्स। अब हम बात करें कि पास्ट बर्थ चार्ट में जाने से पहले हमें दशा पता होनी चाहिए। तो हम ये गए दशा में, दशा हमें दिखाई देती है शुक्र की। ठीक है, इस जन्म में ये था एसेंडेंट, पिछले जन्म में ये था एसेंडेंट। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। टाइम ऑफ बर्थ अगर गड़बड़ हो गई 5 मिनट या 2-2.5 मिनट के अंदर तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए बहुत सोच समझ के ये चार्ट यूज होता है। अब शुरू करूं कि ये वीनस है जिससे कि महादशा मिली, इसको मैंने यहाँ पे लिया पास्ट बर्थ के चार्ट में और इसी को मैंने उठाया और इस जन्म के चार्ट में लिया। सबसे पहला काम जो किया जा सकता है वो ये कि हम देख सकते हैं कि जो एसेंडेंट है ये कहाँ कनेक्ट हुआ, 11th हाउस। 11th हाउस जो होता है गेन्स का होता है, दोस्तों का होता है, लाभ का होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं फेम का भी होता है। तो जो जातक है वो पिछले जन्म के अंदर या और भी किसी जन्म से एक चीज को लेके चल रहा है, वो क्या, लाभ बनाने की कला, और क्या, दोस्तों के साथ मिलजुल के काम करने सकने की एक कला, ये इनके साथ जुड़ी आ रही है, जो कि हम एक स्किल मान रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत पहले से लेके चले आ रहे हैं। ठीक, इसके बाद हमारे को यहाँ पे कौन कौन से प्लेनेट देखने हैं। एक वो जो इस लगन को इम्पैक्ट कर रहे हैं वो है सूर्य, दूसरा जो एक्चुअल मिड पॉइंट लॉर्ड बन के आए हैं वो है केतु, और तीसरा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट मंगल। जहां पे देखें तो सूर्य, राहु, केतु और मंगल कहीं ना कहीं ये तीनों ही आपस में कनेक्ट वैसे ही दिख रहे हैं पास्ट बर्थ के साथ ही। सूर्य जो है वो 10th हाउस में कनेक्शन बना के बैठे हैं जो कि दिशा बल भी लेंगे और कर्म को दर्शाएंगे। बहुत स्ट्रांगली आत्मा जो है वो कर्म को करने को तैयार है। मंगल जो कि करेज हाउस का लॉर्ड है वो सूर्य की राशि में बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हैं। इस राशि में ही इस जन्म में भी बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हैं। केतु क्या था, मिड पॉइंट लॉर्ड, मूला नक्षत्र का स्वामी, जो कि हमारे लिए सबकॉन्शियस माइंड है। वो मंगल के साथ पहले भी जुड़ा हुआ था और इस जन्म में भी जुड़ा हुआ था, जो कि इस जन्म का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है। इसका मतलब है कि जो इस बर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट, जिसे मैं कहता हूं कप्तान है पूरी कुंडली का, उसने उस दिमाग को, उस सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से पकड़ के रखा हुआ है। और उस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर दूसरा इंपैक्ट किसका है, वो है सूर्य का। ठीक है, अगर एसेंडेंट यानी कि लगन को लगन से ही बना दूं तो ये 9th हाउस का लॉर्ड है सूर्य इस जन्म में, और मंगल जो है वो 5th हाउस अपने ज्ञान का और खर्चे का 12th हाउस का लॉर्ड है। ये कनेक्ट हो रहे हैं आपस में तीनों। और जब हम शुक्र से इस लगन को बना के देखते हैं जहां से हमें दशा मिली, तो हम देखते हैं ये जन्म जो है एसेंडेंट 2nd हाउस में कनेक्ट हुआ है। ये होता है फैमिली का, सेविंग्स का, धन को संचित करने का, बनाने का और बढ़ाने का। अब इस कुंडली में पूर्व जन्म वाले चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं तो हमें नजर आता है कि शनि जो है ये उच्च के हुए हैं। ठीक है, जो इस जन्म में आते आते क्या होते हैं, स्व राशि में आ जाते हैं। शनि जब भी उच्च का होगा तो वो पहले सेल्फ को डेवलप करेगा और इसके बाद ह्यूमैनिटेरियन
क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, जब ह्यूमैनिटेरियन होने के लिए एक ग्राउंड चाहिए, वो ग्राउंड ये है कि जब तक आपके पास ही चीज नहीं होगी, आप दूसरों को कैसे दे सकते हो। इसीलिए बहुत सारे लोग शनि को सेल्फिश बताते, एक्चुअल में वो सेल्फिश नहीं है। वो पहले जब तक खुद हासिल नहीं करेगा, वो दूसरे को दे ही नहीं सकता। ये रियलिटी ऑफ द लाइफ है। तो शनि पास्ट बर्थ चार्ट में क्योंकि उच्च का ग्रह था, इसीलिए जाहिर सी बात थी कि जातक पहले अपने बारे में सोचेगा और इसके बाद वो दूसरों के लिए भी सोचेगा। जहां पे कहीं ना कहीं यही शनि जो कि दिख रहे हैं थर्ड हाउस में और वहीं के लॉर्ड होते हुए भी नजर आते हैं, तो उन्होंने पूरा अपना करेज दिया है। अपने करेज के दम पर जातक जो है आगे बढ़े हैं और उन्होंने उस सक्सेस को राइज किया है। चंद्रमा जो है वो इस लगन के राशि में मौजूद है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पास्ट बर्थ में भी हम उस चंद्रमा को जब देख रहे हैं तो वो सेकंड हाउस से कनेक्ट है, तो मन जो है तब भी पैसे को लेकर और लाभ को लेकर रहा और आज भी वो इस जन्म में भी रहा, इसीलिए इन्होंने इस चीज को एक अच्छे से बनाया। एक और बात जो यहाँ देखने में मेरे को नजर आई वो ये था कि जो ये एसेंडेंट आ रहा था ना, ये राशि जो आ रही थी 12 नंबर की, ये गुरु की राशि थी। इस जन्म में इस राशि के स्वामी गुरु जो है वो लाभ भाव में भी कुछ कनेक्ट हो गए, इसलिए और ज्यादा जो है उनको ज्ञान उस चीज का मिला कैसे उसे बना सकते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे जो समझनी है वो ये कि धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली में पहला कॉम्बिनेशन है केतु और मंगल, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को पता है कहाँ जाना है। दूसरा, इनके में जो एसेंडेंट है वो आ रहा है धन को बचाने में, संचित करने में, और पूर्व जन्म से इनको कैपेसिटी है वो है लाभ बनाने में। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि शनि उच्च है इसलिए इनको कैपेसिटी है पहले खुद का और उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दूसरों की मदद करने का। अब हम चलते हैं रतन टाटा जी के चार्ट पे और वहां पे देखते हैं कि क्या अंतर बनता है। ओ, ये तो अमिताभ बच्चन जी का चार्ट आ गया। चलिए अब चले रतन टाटा जी के चार्ट पे। ये लिया हमने रतन टाटा जी का चार्ट। अब यहाँ पे भी देखें 9 नंबर से लगन बनती थी, पिछला वाला भी 9 नंबर से लगन बन रहा था, लेकिन जो दशा है जन्म की वो गुरु के साथ शुरू हुई है। अब गुरु से शुरू हुई है तो मैंने यहाँ से गुरु को उठाया और उससे चार्ट क्रिएट कर दिया। एसेंडेंट कहाँ पे चला गया? 12th हाउस। 12th हाउस में गया मतलब खर्चे में गया, है ना कहीं परेशानी, मानसिक परेशानी दिखाता है क्योंकि 12th हाउस है। हॉस्पिटल दिखाता है, विदेश दिखाता है और क्या दिखाता है? सबसे बड़ा खर्चा दिखाता है। चलिए यहाँ पे भी गुरु को उठाते हैं। गुरु को उठाने के बाद हमने यहाँ पे लगाने की कोशिश की। अभी भी जो एसेंडेंट था पिछले बर्थ में वो कहाँ पे कनेक्ट हो रहा था? वो कनेक्ट हो रहा था 12th हाउस में। यानी कि वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है ना, खर्च करने की, नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, खर्च करेंगे, ये कैपेसिटी जो है वो पहले के जन्म से चली आ रही थी और इस जन्म में भी वो साथ दे रही थी। अब यहाँ पे चलिए एक बार बेसिक्स में, यहाँ पे भी देख लीजिए मूला नक्षत्र है, सूर्य भी मूला नक्षत्र में ही मौजूद है और शुक्र भी मूला नक्षत्र में मौजूद है। ठीक है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक तो केतु खुद का प्रभाव, केतु के बाद शुक्र का प्रभाव, शुक्र के बाद सूर्य का प्रभाव। इसके साथ साथ एक चीज और देख लेते हैं, वो ये कि स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ किसके पास है? मंगल के पास स्ट्रेंथ है, जो कि हमने पिछले चार्ट में देखा था, वहां पर भी ये कॉम्बिनेशन बनते थे। क्या कि मंगल वहां पे भी सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट था। अब देखिए क्या चीजें यहाँ पे आपको देखनी है। ये गुरु से हमने बनाया चार्ट, यहाँ पे भी गुरु से बनाया हमने इसको, पास्ट बर्थ को भी। तो वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और यहाँ पे चंद्रमा की मौजूदगी, मतलब मन भी बिल्कुल फियरलेस होके रिस्क टेक कर रहा था, खर्चे पे खर्चे करता आ रहा था इंसान। एक पहले से एक जन्म से ये प्रवृत्ति उनके अंदर मौजूद थी। इस जन्म के अंदर भी वही प्रवृत्ति मौजूद है और इस समय सूर्य, शुक्र, बुध, ये तीनों ग्रह इस प्रवृत्ति को पूरा बल प्रदान कर रहे हैं। अब इन तीनों ग्रहों को एक बार यहां से कनेक्ट करके देखें तो बुध जो है वो 6th हाउस में कनेक्ट हुआ है, यानी कि संघर्ष को दिखाता है। कोई भी फिक्र नहीं करते, वो बिल्कुल बेधड़क होकर संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। सूर्य जो है वो 8th हाउस में बैठा हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक हिडन हाउस होता है, लेकिन यहाँ पे सोचने और समझने की बात है। सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन है जिसमें मंगल उच्च है। पिछले वाले चार्ट में शनि उच्च था, इसलिए पहले सेल्फ थे फिर ह्यूमैनिटेरियन थे। यहाँ मंगल उच्च है। जब भी मंगल उच्च का होता है पास्ट बर्थ चार्ट में, तो जातक जो है ना वो देश प्रेमी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आप देखोगे इनकी बहुत ज्यादा जो इंडस्ट्रियां हैं वो आपको डिफेंस में नजर आ जाती हैं। भारत को जब जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, रतन टाटा जी दिल खोल के सामने आते हैं, क्योंकि मंगल पास्ट बर्थ चार्ट में उच्च का था। देश सेवा ये अपना परम धर्म समझते हैं और ऐसा मैंने कई चीजों में नोट किया है कि जब पास्ट बर्थ चार्ट में मंगल स्ट्रांग हुआ है ना, तो इंसान ज्यादा नेशनलिस्ट पॉइंट से आगे बनते हैं। तो वो चीजें यहाँ भी इनके साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना होता है।
एक चीज और ध्यान रखने वाली है, वो ये कि जो गुरु है ना, जिसकी दशा मिली है, वो दशा जिसकी मिली वो इस जन्म में पहले नीच हो गए। इसके कारण से थोड़ा सा कुछ नुकसान हुआ है। देख लीजिए, उसको समझा देता हूं एक बार कि एक्चुअल असेंडेंट में जब हम देखें तो ये गुरु जो है नीच कहाँ हुए हैं, ये सेकंड हाउस में नीच हुए हैं, जो कि फैमिली का होता है। माना जाता है या कहा जाता है कि शायद उनको उनके फैमिली का लॉस हो गया था उनके चाइल्डहुड में, और उसके बाद एडॉप्शन एंड देन ग्रोथ हुई थी। तो जो ये इस जन्म में ग्रह नीच का पड़ा है, वो पास्ट बर्थ चार्ट्स में अगर हम देख रहे हैं, उसने दशा वहीं से ली थी, इसीलिए उसने ऐसी चीजों को, परिस्थितियों को बनाया था। तो ग्रह नीच का हुआ तो उसने उस तरीके से इम्पैक्ट किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इस चार्ट के अंदर जो हमारा थॉट प्रोसेस है, मूला नक्षत्र केतु, वो देख लीजिए कर्म के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है पास्ट बर्थ के अंदर। इस जन्म में आ जाएंगे तो क्या होगा, इस जन्म में वो कनेक्शन बनाएगा अपने आप को, कहाँ से, एक फिफ्थ हाउस से, नॉलेज वाले हाउस से। जब यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड को देख रहे हैं, ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने वाला है। यहाँ पे भी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो केतु का ही है, पिछले वाले में भी केतु ही था। यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट तो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा किसी तरीके से जो इसे फोर्स कर दे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसके ऊपर एस्पेक्ट्स है उसको देखना होगा। अब एस्पेक्ट किसकी है, यहां से देखें, मार्स 1 2 3 4, मार्स की चौथी दृष्टि जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है, उसकी चौथी दृष्टि जो है वो सबकॉन्शियस माइंड केतु के ऊपर मौजूद है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली तो कहीं कनेक्ट नहीं दिखाई दे रहा किसी ग्रह के साथ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक प्लेनेट मंगल की दृष्टि संबंध है, जो कि पूर्व जन्म में उच्च का था और इस जन्म में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है। इसीलिए भले ही थोड़ा सा समय लग गया हो, कोई बात नहीं, लेकिन जातक जो है उस ही मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है जहां उसको जाना है। ठीक है, जस्ट पिछले चार्ट्स में ये दिखाया था कि केतु बिल्कुल मंगल के साथ कनेक्ट था, तो शुरुआती वहीं से हो गई, बचपन से। इनकी शुरुआत क्या होती है, ये कंपनी में पहले काम करते हैं, टाटा की ही खुद की एक कंपनी थी, वहां पे इन्होंने पहले काम किया, उसके बाद जाके एक पॉइंट आने के बाद इनको वो पद मिलता है और वो सारी चीजों की तरफ ही आगे बढ़े। इसको समझना आप, एकदम से उठ के इंसान उस तरफ नहीं गया, वो पहले नीचे की एक सीढ़ी को उसने पकड़ा है, वहां पे काम किया है और उसके बाद आगे बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे केतु के ऊपर दृष्टि है, डायरेक्ट संबंध नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज कि एसेंडेंट को आप समझ पा रहे हो, पहले भी वो रिस्क टेक करने की कैपेसिटी रखते थे, आज भी रखते हैं, और यहाँ पे तीनों ग्रह जो है वो खर्चा कराने के ऊपर अपना पूरा फोर्स लगाते हैं। इस कारण से ये खुल के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रिस्क टेक करते हैं। आप देख ही रहे हो, जगुआर को खरीदा उन्होंने, जो उन्होंने नैनो की कंपनी के लिए काम किया था। लॉसेस आए हैं उनको, क्योंकि ये हाउस लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इंसान उसके बाद भी नहीं डरता, आगे बढ़ता है, काम को करता है, क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा है उस काम को करने का। और जब एक जज्बा किसी इंसान में होता है तो वो उस चीज को हासिल करके मानता है। यही इस चार्ट में हो रहा है, और ये 12th हाउस के साथ कनेक्ट होने के कारण ये इंडस्ट्रियलिस्ट है। जबकि मैंने पिछला जो चार्ट दिखाया वो क्या थे, वो अपने लिए एक संपदा क्रिएट कर पा रहे थे, क्योंकि वहां सेविंग हाउस के साथ वो कनेक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके अंदर हम जो देख सकते हैं वो क्या देख सकते हैं, एक और चीज उसको भी देखते हैं। हमने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट को देख लिया, हमने सूर्य को भी देख लिया। यहाँ पे एक बात को और देख सकते हो कि शनि, मैंने कहा था ना कि कर्म फल दाता जो होता है वो होता है शनि। शनि जो है यहाँ पे स्वग्रही नजर आता है, भाग्य में नजर आता है। यहाँ पे शनि जो है वो फिर से कहाँ पे कनेक्ट है, थर्ड हाउस में कनेक्ट है। तो कई बार आप लोगों को सुनते हो कि शनि जब थर्ड हाउस में कनेक्ट होता है तो फिर वो इंसान को इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकता है या फिर बिजनेस के अंदर भी ला सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस ही पराक्रम है, करेज है, तो वो करेज देने का काम शनि करता है। शनि की भी दृष्टि इस केतु के ऊपर है, थर्ड एस्पेक्ट, मंगल की भी दृष्टि इसके ऊपर है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं शनि जो है वो भी हेल्प कर रहे हैं इनको, इन सारे रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज में। ये दो चार्ट्स पूरे हो गए, मुझे यकीन है कि उनको समझ में आ गया होगा।
एक में जब असेंडेंट सेकंड में आता है तो इंसान सेविंग्स करता है, और जब वो 12th में जाता है तो वो खर्चे करता है और खर्चे से अपने आप को और आगे बढ़ाता है। अब हम चलते हैं आखिरी चार्ट के ऊपर, जो कि अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है। ये भी एक प्रोमिनेंट कुंडली है। इसके अंदर ध्यान से देखें तो जो लगन है वो पूर्व भाद्रपद है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु, ठीक है। और पूर्व भाद्रपद के साथ यहाँ पे कोई भी प्लेनेट का कनेक्शन ऐसा सच नजर नहीं आता। सिर्फ यहाँ पे हम देख रहे हैं तो फर्स्ट हाउस में केतु बैठे हुए नजर आते हैं। स्ट्रेंथ दिखा दें आपको, स्ट्रेंथ में सबसे स्ट्रांग प्लेनेट जो है वो है सूर्य। इसके बाद हम चलते हैं दशा के ऊपर। दशा जो है वो है राहु की। अब आप राहु को पकड़ेंगे और बना देंगे एसेंडेंट। यहाँ पे हमने उठाया राहु को पास्ट बर्थ चार्ट में भी और बनाने शुरू किया एक इस तरीके से। अब देख लीजिए पास्ट बर्थ चार्ट में जो AS लिखा है, एसेंडेंट लिखा है, वहां पे सूर्य का कॉम्बिनेशन कनेक्शन नजर आता है, ठीक है। और इस जन्म में सूर्य जो है वो अपने आप में सबसे स्ट्रांग प्लेनेट बन के भी मिले हैं। दूसरी चीज, ये जो एसेंडेंट है वो 9th हाउस में कनेक्ट हुआ है, राशि जो है बुध की। बुध जो है वो कला का एक ग्रह भी माना जाता है, वो क्योंकि चाइल्डिश प्लेनेट माना जाता है। साथ ही साथ 9th हाउस मैंने बताया था ये बहुत ही फाइन आर्ट्स का हाउस है, या कह सकते हो हायर लर्निंग का हाउस है। तो कहीं ना कहीं ये जातक जो है पहले से काफी हायर लर्निंग को लेकर अपने साथ चल रहे थे। यहाँ पे राशि परिवर्तन योग दिखाई देता है सूर्य और बुध के बीच में, और गुरु और बुध जो है वो आपस में कनेक्ट भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों को समझना है। यहाँ पे एक राशि परिवर्तन था, इसमें से सूर्य ने तो अपने आप को स्ट्रेंथ दे दी, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट बन के मिला। दूसरा जो था वो बुध था, जो कि कला के क्षेत्र का एक प्लेनेट है, और गुरु का ये कॉम्बिनेशन यहाँ काम कर रहा है। राहु अपने आप में जो है वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है कहीं ना कहीं छाया चित्र को, या फिर कह सकते हैं एक इमेजिनेशंस को। जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं किस वे में, या तो पॉलिटिक्स में, या तो फिर आप देखो मीडिया लाइन में कह लूं, या फिर सेलिब्रिटीज जितने भी हैं आपके फिल्म लाइन के, उन सब में कहीं ना कहीं राहु एक सपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरी चीज, इस पास्ट बर्थ के राहु को इस बर्थ के साथ अब कनेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि दशा इसके साथ ही चली है। ये जो राहु आ रहा है पहले वो शनि की राशि में बैठा था, क्योंकि इसकी तो खुद की कोई राशि नहीं है, और इस जन्म में जो राशि उसको मिली थी वो मिली थी सूर्य की राशि। अब जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि गुरु जो इस समय का सबकॉन्शियस माइंड था, वो देख लीजिए उसके ऊपर दृष्टि है क्या पहले किसी प्लेनेट की, इसको समझना। यहाँ पे जो शनि बैठा है ना, ये वक्री बैठा है, ये आगे के तीसरी दृष्टि नहीं डालेगा। अगर इसका थर्ड एस्पेक्ट देखेंगे तो वो 8th हाउस के ऊपर, यहाँ पे जो 12 नंबर लिखा है इसके ऊपर आएगा। इसके बाद इसके ऊपर और कोई ग्रह दृष्टि डाल सकता है, तो मुझे कोई भी ग्रह नहीं दिख रहा जो कि हमारे थॉट प्रोसेस गुरु के ऊपर दृष्टि डालता हो। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता कि उसे जाना कहाँ है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता इस समय कि उसे जाना कहाँ है। उसे बस इतना नजर आ रहा है कि राहु जो है वो 5 नंबर की जो राशि होती है सिंह, उसमें बैठा है, तो वो अपने आप को पॉलिटिक्स की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन गुरु जो कि सबकॉन्शियस माइंड था, वो 5th हाउस जो कि हम कम्युनिकेशंस को कह दूं, या कम्युनिकेशन तो मैं 3rd हाउस को कहूंगा, 5th हाउस होता है एंटरटेनमेंट का। तो एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए काम, या फिर 8th हाउस जो है जो कि हिडन हाउस भी मानते हैं इसको, कुछ लोग राजनीति के लिए भी एक हाउस मानते हैं। तो ये जो सबकॉन्शियस है ना, ये अपने अंदर अभी कंफ्यूज था कि मुझे जाना कहाँ है। एक है 8th हाउस राजनीति, और एक है आपका एंटरटेनमेंट। और ये राहु क्योंकि कहाँ बैठा था, ये सूर्य की राशि में बैठा है, इसीलिए इनकी शुरुआत भी कुछ इस तरीके से रही कि ये पहले जाते हैं एक राजनीति के अंदर, बोफोर्स का कांड होता है, जिंदगी रोक देती है कि यहाँ पे आप आने के लिए नहीं बने हो, और इसके बाद ये फिर से कहाँ जाते हैं, फिल्म लाइन में जाते हैं। 8th हाउस का भी कॉम्बिनेशन कनेक्शन है और 5th का भी है, इसलिए गुरु को कोई भी प्लेनेट ये नहीं बता रहा कि मुझे जाना कहाँ है। इसलिए जातक जो है 2 अलग अलग लाइनों में गया, जहाँ पे उसे बेस्ट सूट होके जिंदगी लेके जाना चाहती थी वहां पे उनको लेकर गई। अब इस जन्म में ये असेंडेंट आया तो आया कहाँ से था, इस जन्म में ये असेंडेंट आ रहा है आपके पास 7th हाउस से कनेक्ट होकर। 7th हाउस मैंने आपको बताया है कि ये या तो पद प्राप्ति कराने वाला हाउस होता है, या फिर ये लोगों के साथ जोड़ने वाला होता है।
मैंने जब पहले राजनीति वाली कुंडलियों में आपको दिखाया था कि 7th और 10th में कॉम्बिनेशन होगा तो आप बहुत बड़े क्राउड के साथ काम करेंगे। इनका जो पूरे का पूरा जन्म है वो कहीं ना कहीं पूरे क्राउड के साथ ही जुड़ने के लिए हुआ है, इसीलिए आप देखते हो कि ये बहुत ही बड़ी हस्तियों में से एक माने जाते हैं। दुनिया भर में इनके पता नहीं कितने ही लाखों करोड़ों अरबों फैंस होंगे। तो ये जिंदगी इस जन्म में इनको एक सेलिब्रिटी बनाने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उस पर किसी प्लेनेट का इम्पैक्ट नहीं है, वो कुछ नहीं जानता था, उसके साथ भी कोई नहीं बैठा, इस कारण से उसको उसकी दिशा नहीं पकड़ में आई। और जब एक पर्टिकुलर पीरियड आता है तो वहां पे दिशा पकड़ में आती है और चीजें बन जाती हैं। इतने सारे ग्रह यहाँ पर देख लीजिए, इनको सेविंग्स देने का काम कर रहे हैं, धन देने का काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि इस जन्म में इनके पास भी बहुत अच्छी संपत्तियां हासिल हुई। तो मुझे यकीन है, मैंने 3 चार्ट्स दिखाए, आपको तीनों में एक बात समझ में आई होगी। ये जो असेंडेंट है, आपकी जो भी ग्रह की दशा आपको जन्म में मिली है उससे कहाँ बैठा है वो कनेक्ट करना है। उसके हिसाब से जो 12 भाव होते हैं, आप उन 12 भाव के सिग्निफिकेंस को अगर समझ जाओगे, उन हाउसेस में वो असेंडेंट जुड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज के लिए आपको ये बर्थ आगे लेकर आ रहा होता है। इसके साथ D60 के चार्ट की इस चर्चा को आज कंप्लीट करते हैं। एक दो जातक जातिकाओं का जिनके सवाल थे उनके D60 पे हम बात करेंगे आने वाले एक दो वीडियोज में। इसके बाद हम दूसरे कुछ टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। आने वाला साल आप सबके लिए बहुत ही मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।